नमस्कार प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूं, इसमें प्रयोगशाला सहायक पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी किसके लिए। हमने बात करी है बेटा शैवाल के लिए। मेरे साथियों विद्यार्थियों, किसके लिए बात करी है? शैवाल के जनरल कैरेक्टर। अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। हम यहाँ एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम किस पर? ब्रायोफाइटा पर। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल में, क्योंकि आप लोगों के असर्शन डिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ब्रायोफाइटा की स्लाइड। अब ब्रायोफाइटा को समझाने से पहले बेटा मैं एक समझा दूं कि हमने इससे पहले शैवाल पढ़ा था। अब हमेशा हमारी जो पढ़ाई होती है वो सरल टू जटिल होती है, सरल से जटिल की ओर। यहां पर मैं बता दूं कि हमने इससे पहले पढ़ा है शैवाल। किसके बारे में पढ़ा है? पूरा शैवाल के बारे में। जो शैवाल जो थे उनकी बॉडी, उनका शरीर कैसा था? युग्मकोद्भिद। कैसा था बेटा? युग्मकोद्भिद मतलब हैप्लॉइड। सारे के सारे शैवाल युग्मकोद्भिद थे। लेकिन अब बात करते हैं कि शैवाल से आगे जाने वाले हम तो बात करेंगे किसकी? ब्रायोफाइटा की। किसकी? ब्रायोफाइटा। तो ये पूरी तरह से कहां पाए जाते थे बेटा? ये सारे जल में पाए जाते थे, वाटर में। लेकिन ये कहां है? इनको वाटर की भी आवश्यकता है और ये लैंड पर भी मिलेंगे, मतलब ये जल और स्थल दोनों पे मिलेंगे। तो यहां पर इनमें से ही कुछ प्लांट डेवलप्ड होते हैं, ब्रायोफाइटा का निर्माण करते हैं। तो ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है, ब्रायोफाइटा का जो शरीर है वो कैसा है बेटा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट। कैसा है? इसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद और इसको क्या बोलते हैं? बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद। तो इसमें जो लाइफ साइकिल है वो जीवन चक्र जिसको हम बोलते हैं वो ऐसा ही होगा। इसका जीवन चक्र बात करें तो कैसा होगा? जीवन चक्र युग्मकोद्भिद प्लस बीजाणुद्भिद। तो यहां युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद कैसे एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। युग्मकोद्भिद यहां प्रभावी अवस्था है। प्रभावी क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बनाती है और बीजाणुद्भिद में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर है किसके लिए? भोजन के लिए। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। इसको एम्फीबियंस भी बोला जाता है। किसका? पादप जगत का। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लिवर्ट दो क्लासेस आती हैं, मॉसेस एंड लिवर्ट। अब बेटा यहां पर भी मॉस और लिवर्ट जो है, मान के चलना कि मॉस क्या है? लेस डेवलप्ड, और लिवर्ट क्या है? उससे वेल डेवलप्ड। हम विकास की ओर चल रहे हैं। तो इसके बाद में टेरिडोफाइट जो पढ़ेंगे उसमें भी डेवलपमेंट आएगा। एल्गी जो हमने पढ़ा था पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी, उसमें कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं आए थे, वो पानी में रहते थे। ब्रायोफाइटा में कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। एल्गी वो प्लांट था जिसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं थी। ब्रायोफाइटा वो है जिसमें रूट जैसी, लीफ जैसी और स्टेम जैसी संरचनाएं आ चुकी हैं, मतलब जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं आई हैं। और एल्गी कैसी थी? बिल्कुल फ्लैट, ना तो जड़ थी, ना ही तना था और ना ही पत्तियां थी। देखिए इसमें ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं। जल स्थलचर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्फीबियंस। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन की लाइन है आप लोगों की, ये क्वेश्चन की लाइन है बेटा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एम्फीबियंस क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं, बताया भी, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। मतलब इनके जो युग्मक हैं उनके मिलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये प्राय नम, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण मतलब क्या बेटा? स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि चट्टानें, चट्टानों से फिर मिट्टी, मिट्टी से फिर वहां पर धीरे धीरे पौधे उग जाते हैं, तो ये एक अनुक्रमण है। और पौधे धीरे धीरे जंगल में बदल जाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती, मतलब इनका शरीर
शैवाल का शरीर तो युग्मकोद्भिद था, इनका युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों होता है। यह थैलस की तरह होता है, शांत अथवा सीधा होता है और एक कोशिका अथवा बहुकोशिका मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। मूलाभ जिसको राइजोम बोलते हैं, और ये किससे, मृदा से जुड़े होते हैं। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। ये क्वेश्चन की लाइन है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है। इनमें क्या वास्तविक, ये लिखा हुआ वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती, यहां से क्वेश्चन बनता है। वास्तविक ना तो जड़ है, ना ही तना है और ना ही पत्तियां हैं, उनकी जैसी संरचना है। इसमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है। मतलब ये क्या बोल रहा है, उनके समान संरचना होती है, उनके समान संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा, गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। युग्मक उत्पन्न करते हैं, मतलब गैमेट बनाते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहा जाता है। मैंने आते आपको बोल दिया किसके बारे में, युग्मकोद्भिद के बारे में। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी और द्विकशाभिक पुंनु बनाते हैं, द्विकशाभिक पुमंग बनाते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार की होती है। फ्लास्क मतलब ऐसा, ऐसी। यहां पर अंड कोशिका होती है, जिसमें एक अंड कोशिका होती है और पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है और स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंड से संलग्न हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है, मतलब जाइगोट बनता है। और युग्मनज से तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, इससे एक बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। इसको समझना, पूरा पूरा समझाऊंगा। और स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद मुक्त जीवी नहीं होता, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। ये क्वेश्चन की लाइन है कि जो स्पोरोफाइट है वो मुक्त जीवी नहीं होता, बल्कि प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन की लाइन है, ये क्वेश्चन की लाइन है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जितना चाहो आप लोग मार्क कर लो। यहां से बनता है स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता, प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। मतलब ये खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता, इसे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। और स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है। स्पोरोफाइट में क्या होता है बेटा, कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल की कोशिकाओं में कौन सा मियोसिस होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर वापस से युग्मकोद्भिद का विकास करता है। ये अब यहां तक इसके बारे में बताया गया। फिर इसके विभाजन के बारे में बोला होगा। देखो, ये तो इनके मेल गैमेट है। ये वाली संरचना किसको डिनोट कर रही है, ये है आर्किगोनियम, स्त्रीधानी। ये स्त्रीधानी इस तरह से होती है, फ्लास्क के आकार की। और ये है पूधानी, पूधानी जिसमें क्या बनते हैं, पुमंग बनते हैं। और पुमंग कैसे होते हैं, द्विकशाभिक, ऐसे पुमंग होते हैं। ये इस तरह के पुमंग बनते हैं इसमें। और ये पानी के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं, यहां पर अंड कोशिका के पास में। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मोसेस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों का भोजन प्रदान करते हैं। ये हरे पौधों की तरह ही है, तो भोजन तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। कौन, मोसेस। स्पैग्नम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से इसको समझाने से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इधर हम लोगों ने ये डायग्राम देखा अभी। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में ये वाला पॉइंट है गैमेटोफाइट। ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, युग्मकोद्भिद को। ये किसको दर्शा रहा है, युग्मकोद्भिद। मतलब ये इतना सा पार्ट है जिसमें ये है अक्ष, ये है मूलाभ और ये है पत्तियां। ये है बेटा पत्तियां। ये डिनोट करती है किसको, युग्मकोद्भिद को। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब इसी के ऊपर ये बनता है स्पोरोफाइट, जिसमें ये क्या है, कैप्सूल। ये रॉन्ग है, यहां पर ये सीटा तो यहां आएगा और यहां क्या आएगा, कैप्सूल। कैप्सूल। तो ये
भाग रिप्रेजेंट करता है किसको? बीजाणुद्भिद को। युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद बनता है, युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद बनता है। तो यहां पर दोनों अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद उग जाता है और बीजाणुद्भिद प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। तो इसलिए ये भोजन के लिए किस पर निर्भर है? युग्मकोद्भिद पर। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या है इसमें? प्रभावी होती है। अब ये कैसे हुआ सब कुछ आगे देखिए। ये हमारे पास में फिनेरिया है, इसमें ये तो अक्ष है, ये पत्तियां हैं और ये राइजोम जिसको हम मूलाभ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मूलाभ। ये भाग क्या है? ये भाग रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट को, युग्मकोद्भिद को। ये फुट, सीटा, कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये किसको डिनोट करता है बेटा? बीजाणुद्भिद 2n को। अब ये कैसे डेवलप्ड हुआ हम बात करते हैं यहां पर नेस्ट डायग्राम में। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में इसी प्लांट पर ये दो शाखाएं निकलती है, एक तो निकलती है नर शाखा और एक निकलती है मादा शाखा। ये है नर शाखा और ये है मादा शाखा। इस नर शाखा में यहां पर बनते हैं नर युग्मक, और नर युग्मक कैसे होते हैं? द्विकशाभिक। ये ऐसे द्विकशाभिक होते हैं बेटा, ये द्विकशाभिक होते हैं, पुमड़ू टाइप में पुमंग बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? पुमंग। ये नर युग्मक बन गए। और यहां पर इसमें बनती है अंड कोशिका। क्या बनती है बेटा? अंड कोशिका। अब ये नर युग्मक यहां पर जब पानी आता है, कब? बारिश आती है, बारिश आने से, पानी आने से नर युग्मक यहां से कहां चले जाते हैं? मादा शाखा में, और अंड कोशिका से संयुक्त हो जाते हैं। नर युग्मक भी हैप्लॉइड है और अंड कोशिका भी क्या है? अगुणित। तो देखो यहां पर नर व मादा युग्मक N+N मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज 2n बनाते हैं। तो यहां पर ये इसी पादप पर विकसित होता है क्या? युग्मनज। जाइगोट कहां बना है? पैतृक पादप पर। जाइगोट कहां बना है बेटा? पैतृक पादप पर। तो यहां पर ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट है, और ये जाइगोट भ्रूण में डेवलप्ड होता है। किस में विकसित होता है बेटा? भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण में विकसित होने पर देखो इधर, ये भ्रूण वृद्धि कर रहा है और ये वृद्धि करके बीजाणुद्भिद बना रहा है। बीजाणुद्भिद कैसे बनाता है? ये वाला पोर्शन, ये इस तरह से ये बनाएगा, ये कैप्सूल बनाएगा, ये फुट बनाएगा और ये सीटा बनाएगा। इसी पर वृद्धि कर रहा है, तो फुट, सीटा, कैप्सूल ये बन गए। और इस कैप्सूल के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये रही बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो कैप्सूल क्या था? डिप्लॉइड। तो बीजाणु मात्र कोशिकाएं भी क्या होंगी? डिप्लॉइड। इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो हैप्लॉइड क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। और ये कैप्सूल ऐसा होता है, ये कैप्सूल क्या है बेटा? ऐसा। तो बीजाणु इसके अंदर बने हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो कैप्सूल ओपन होते हैं और स्पोर हवा में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं बेटा? स्पोर हवा में चले जाते हैं। तो ये बीजाणु कहां बने थे? ये बीजाणु बने थे इस कैप्सूल के अंदर। यह कैप्सूल ओपन होता है, बीजाणु हवा में आते हैं, तो इनका क्या होगा? अंकुरण होगा। क्या होगा बेटा? अंकुरण। अंकुरण दो प्रकार से होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किस में होता है बेटा? जो कम विकसित है। कौन? लीवरवर्ट। लीवरवर्ट में क्या बनता है? डायरेक्ट ये पूरा प्लांट बनता है। कौन सा? फिनेरिया का। लेकिन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष में बेटा प्रोटोनीमा। पहले ये क्या होते हैं? ये ऐसे आ जाते हैं, ये प्रोटोनीमा। ये बीजाणु क्या होंगे? अब अपना ब्रांच, शाखाएं बनाते हैं, ये शाखाएं बनाते हैं इस तरह से, और ये संरचनाएं कहलाती हैं प्रोटोनीमा। ये संरचनाएं कहलाती हैं प्रोटोनीमा। और इस पर आती हैं पत्तियां। क्या आती हैं? पत्तियां आती हैं। तो यहां पर ये बडिंग मुकुलन द्वारा अलग हो जाते हैं और अलग अलग पौधे बनाते हैं। तो ये किसको शो करता है? मोसेज में ये विकास को शो करता है। तो यहां पर दो तरह से हम बात करते हैं अंकुरण। एक तो होता है अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसमें होता है? लीवरवर्ट में। और प्रोटोनीमा पत्ती नुमा संरचनाएं, ये वाली पत्तियां जहां तक आ जाती हैं इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। लीफी संरचनाएं अभी हम पढ़ेंगे प्रोटोनीमा। और ये किसमें बनता है? मोसेस में। तो मोसेस किसको दर्शाता है बेटा? डिप्लॉइड को। अब देखो इसका जीवन चक्र बात करते हैं। ये पादप
यहां पर ये क्या है 2n स्पोरोफाइट जो बनाता है, और नीचे वाला क्या होता है n। तो इस डायग्राम में ये पार्ट तो है अगुणित और ये पार्ट है द्विगुणित। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड भोजन के लिए निर्भर होता है। कौन? बीजाणुद्भिद युग्मकोत्पित पर भोजन के लिए निर्भर होता है, और यही एक की पॉइंट है किसका? ब्रायोफाइटा का। चलिए अब इसका मैं आपको जीवन चक्र समझा रहा था कि जीवन चक्र कैसा होता है, कौन कौन सी संरचनाएं कैसी हैं। यदि हम इसे दर्शाएं तो यहां पर ये भी क्या होती है अगुणित, ये है अगुणित, ये है अगुणित हैप्लॉइड, ये क्या बन गया 2n। तो यहां से देखना ये पूरा स्ट्रक्चर, अब यहां से यहां तक ये इधर वाला पार्ट क्या होगा 2n। किसको शो करेगा बेटा? ये 2n को। यहां से ये पार्ट शो करेगा किसको बेटा? 2n को। ये पूरा 2n है, और इधर क्या है बीजाणु, ये क्या है पूरा n, ये क्या है अगुणित। तो इसका जीवन चक्र द्विगुणित और अगुणित, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अगुणित द्विगुणित क्या होता है जीवन चक्र होता है किसका? ब्रायोफाइटा का। चलो हम आ जाते हैं अपने जहां पर हम रीड कर रहे थे, इसको यहां से पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ा था हमने ब्रायोफाइटा का कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मोसेस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों व अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्पैग्नम, बेटा ये क्वेश्चन का पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, इसको याद रखना। स्पैग्नम क्या है भाई? स्पैग्नम एक टाइप का क्या बनाता है? कोल बनाता है। कोल मतलब जो ईंधन का काम करता है, कोयला। आपने पढ़े होंगे कोयले कौन से? पिट कोयला आपने पढ़े ना, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पिट, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के अमाउंट के बेसिस पर 4 टाइप के कोयला होता है। तो पिट कोयला ये रहा बेटा, यहां पर पिट कोयला किससे बनता है? इससे, स्पैग्नम से। स्पैग्नम की कुछ स्पीसीज पिट प्रदान करती है, तो ये वही कोयला है। क्या है बेटा? ये कोयला। तो यहां से याद रखना स्पैग्नम वही है जिससे पिट कोयला मिलता है। क्या मिलता है? पिट कोयला। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। स्पैग्नम की कुछ स्पीसीज पिट प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकेजिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी किया जाता है। कैसे करते हैं बेटा? ये स्पैग्नम जो होता है ना, स्पैग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसे कि नर्सरी के पौधे हो गए या कांच के कुछ सामान होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में टाइल्स वगैरह या कुछ वॉश बेसिन वगैरह आते हैं, उनके चारों तरफ घास लगी होती है। वो घास क्या करती है? वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती है और उनको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कांच के बर्तनों को, कांच के बर्तन तुमने देखा होगा कि पैक होके आते हैं घास में, तो वो स्पैग्नम ही होता है। इसका कारण है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। लाइकेन के साथ में मोस, तो मोस क्या काम करता है? मोस अनुक्रमण में काम करता है। इनका पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगाने के अनुरूप बनाया। चट्टानें अपघटित होगी तो मिट्टी बनेगी, और मिट्टी बनेगी तो क्या बनेंगे? पौधे उगेंगे उसमें। क्योंकि मोस मिट्टी पर एक सघन परत बना देता है, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती, और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं। मतलब बरसात में जब मिट्टी बह जाती है, यदि उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती, तो ये लेयर का काम करते हैं और मिट्टी को रोके रखने का काम करते हैं, मिट्टी रुक जाती है। ब्रायोफाइटा को लीवरवर्ट तथा मोसेस में विभक्त कर सकते हैं। 2 क्लासेस कौन कौन सी? लीवरवर्ट एंड मोसेस। लीवरवर्ट एंड मोसेस पढ़ते हैं। देखो क्या है इसमें, ये लीवरवर्ट के डायग्राम है। लीवरवर्ट में कौन आता है बेटा? मार्केंशिया। मार्केंशिया दोनों अलग डायग्राम होते हैं, इसमें मादा थैलस अलग होता है और नर थैलस अलग होता है। ये देखो यहां पर इसमें मूलाभ निकलते हैं, इसका थैलस इस तरह से चपटा होता है
और ये डिनोट करता है स्त्रीधानी को। इस तरह की संरचना है तो स्त्रीधानी है, और यदि ये प्रॉपर तरीके से नहीं है तो ये क्या है, पूधानी है। और इसमें भी क्या निकल रहे हैं, मूलाभ निकल रहे हैं। तो मादा थैलस और नर थैलस किसमें, मार्केंशिया। मार्केंशिया कैसा प्लांट हो गया, मार्केंशिया डायोशियस प्लांट हो गया। डायोशियस मतलब नर और मादा दोनों क्या इसमें अलग अलग है। लेकिन इसमें एक और संरचना पाई जाती है बेटा, ये रही जेमा कप। ये हरी वाली संरचना है जेमा कप, अलैंगिक जनन में सहायक होती है। किसमें, अलैंगिक जनन में। जेमा कप क्या काम करेगी, अलैंगिक जनन या कायिक जनन। देखिए इधर आगे पढ़ते हैं इसमें, ये किसके हैं, ये मोसेस के एग्जाम्पल है। फिनेरिया युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद, ये रहा युग्मकोद्भिद और ये बीजाणुद्भिद। और ये डायग्राम किसका है, फिनेरिया का। और ये क्या है, स्पैग्नम। स्पैग्नम जिससे क्या मिल रहा था, पिट कोयला मिल रहा था। ठीक है, इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। ये शाखा है, इसमें भी नर शाखा और मादा शाखा हम बोल सकते हैं। चलिए, लीवरवर्ट। लीवरवर्ट प्राय नम छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों व गीली मिट्टी व पेड़ों के छालों आदि पर उगते हैं। कौन, लीवरवर्ट। लीवरवर्ट की पादप का है थैलाब, जैसा कि मार्केंशिया आपने देखा बिल्कुल चपटा। थैलस पृष्ठाधार होते हैं, पृष्ठाधार मतलब दो सतह, ऊपर वाली और नीचे वाली पृष्ठाधार होते हैं। अधर स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह संरचनाओं को दो कतारों में होती हैं। जैसे कि इस तरह की संरचना है, ये दो कतारें होती हैं। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन, थैलस विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना, ये क्वेश्चन आ गया बेटा। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन, विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन लूट लो यहां से, क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन, थैलस के विखंडन टूटने से या विशिष्ट संरचना जेमा कप से, यहां से क्वेश्चन बनता है, होता है। जेमा ही हरी क्या है, अब याद रखना, जेमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं। ये क्वेश्चन की लाइन है। जेमा के बारे में पूछेंगे आपसे, जेमा क्या है, जेमा हरी मल्टीसेलुलर अलैंगिक बडिंग, बड होती है बड, याद रखना, हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां हैं। कौन, जेमा, कलियां, ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं। मतलब देखो, ये इस तरह की संरचना बनाता है, ये कप, ये जेमा कप है। क्या है बेटा, ये जेमा कप, ये जेमा कप है। ठीक है, में स्थित होते हैं, अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इनसे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अभी बताया अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा और कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल अभी बताया था। मार्केंशिया में होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के बाद कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, बता चुका हूं मैं। और स्पोर के अंकुरण होने से मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनता है। मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद मतलब वो अपना भोजन खुद बनाता है। कौन, गैमेटोफाइट। अब यहां पर बेटा मोसेस है, लीवरवर्ट से ज्यादा डेवलप्ड है, तो थोड़ा सा इनमें युग्मकोद्भिद बनने जो बनेगा वो किससे बनेगा, अप्रत्यक्ष अंकुरण से। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, 2n गैमेटोफाइट होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु, प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो स्पोर बनाते हैं। यह विसर्पी, हरा और शाखित प्राय तंतु में होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्तियों की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कलिकाओं के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसमें एक सीधा पतला तना होता है जिसे पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं। ये इस तरह संरचना की बात कर रहा है। पहले कैसे बात कर रहा है बेटा, इसको देखो, ये बात कर रहा है, मान लीजिए ये क्या आया, ये आया स्पोर आया, बीजाणु आया, ये बीजाणु आया, ये बोल रहा है कि ये बीजाणु था, ये बीजाणु मृदा पर गया,
ये बीजाणु अपनी शाखाएं बनाता है, ये इसने शाखाएं बना ली, ये ब्रांच बना ली। अब प्रथम तंतु तो ये था, अब इस पर क्या निकल रही है बेटा, इस पर निकल रही है इस तरह की शाखाएं, ये शाखाएं निकल रही है, इस पर ये बडिंग निकल रही है, कलियां निकल रही है, और इन कलियों पर आ जाएंगी क्या, अब पत्तियां, ये पत्तियां आ गई, ये पत्तियां आ गई, ये पत्तियां आ गई, ये पत्तियां आ गई, इन पे ये पत्तियां आ गई। और यदि ये क्या हो, यहां से अलग हो जाए, इस पार्ट से ये अलग हो जाए, इस पार्ट से ये अलग हो जाए, इस पार्ट से ये अलग हो जाए, इस पार्ट से अलग हो जाए, तो अब देखो ये क्या बनाते हैं, ये एक नया पौधा बनाते हैं, ये सब नया पौधा बनाते हैं, ये सब नया क्या बनाते हैं, मॉस बनाते हैं। तो ये रहा, इसकी दूसरी अवस्था पत्तियों की तरह होती है, ये पत्तियां होती हैं जो प्रथम तंतु से ही पार्श्वीय कलिका के रूप में उत्पन्न होती है, ये पार्श्वीय कलिकाओं के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें से एक सीधा पतला तना सा होता है, जो बिल्कुल सीधा जाएगा तना, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं, और यह बहुकोशिकीय तथा साकित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ा होता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। कौन से वाले, इधर मादा शाखा, इधर नर शाखा, इधर मादा शाखा, इधर नर शाखा, इधर मादा शाखा, इधर नर शाखा। तो ये हमने बनाया था फ्यूनेरिया के अंदर। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी और स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं, चोटी पर बिल्कुल वहां बताया था। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद मतलब फुट, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन की लाइन है, मॉस में स्पोरोफाइट, इसका जो स्पोरोफाइट है बीजाणुद्भिद लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लो इसको यहां से। मॉस में स्पोरोफाइट क्या होगा, विकसित होगा, क्योंकि लीवरवर्ट क्या है, लोअर है, और मॉसेस क्या है, हायर है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, और मॉस में स्पोर विकिरण बहुत ही विस्तृत प्रणाली है। ये ऐसे ऐसे ओपन होते हैं और स्पोर बाहर निकल जाते हैं इलेटर्स वगैरह के थ्रू। इसके सामान्य सदस्य फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम है। ये रहे डायग्राम, कौन कौन से हैं बेटा, लीवरवर्ट, मार्केंशिया, फिनेरिया एंड स्पैगनम इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर इसका जीवन चक्र देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए इधर, ये देखिए जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। कैसी है इसकी लाइफ साइकिल, ये तो वही डिप्लॉइड, जाइगोट और एम्ब्रियो बना दिया इन्होंने। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि यहां पर ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट पर ये ब्रांच निकल रही है, स्पोरेंजियम स्पोर, और स्पोर मियोसिस कर रहे हैं। तो यहां पर ये स्पोर दोनों मिल जाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये प्रोटोनीमा, बेटा ये क्या बना रहा है, देखो मेल गैमेट, यहां पर ये गैमेट अलग अलग हैं, ये है एंथ्रीडियम और ये किसको है, एग सेल को। ये दोनों मिलेंगे तो यहां पर ये फर्टिलाइजेशन से पूरा डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट और ये मेल गैमेटोफाइट, लेकिन ये दोनों एक पर ही बनते हैं। किस पे बनते हैं, एक पे। ये किसका है, मार्केंशिया लीवरवर्ट में ये जेमा कप होते हैं। ये रहे जेमा कप, ये रहे जेमा कप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्ट्रक्चर। और इस तरह से ये किसको डिनोट करता है, स्त्रीधानी को, और ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है पुधानी को। और ये बनते हैं इसमें स्पर्म, ये रहे स्पर्म। स्पर्म कैसे, फ्लैजिलेट, या इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग क्या बोलते हैं बेटा इनको, पुमंग। ये है अंड कोशिका, और ये इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो बन जाता है फर्टिलाइजेशन से, मैच्योर स्पोरोफाइट, स्पोर, राइजोइड्स, वापस से पूरा नया प्लांट बन जाता है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ है। तो यहां तक मैं आप लोगों को ब्रायोफाइट कंप्लीट करा चुका हूं। नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट में अभी तक भी बेटा वैस्कुलर बंडल जैसी संरचना या संवहन ऊतक जैसी संरचना नहीं आई है, मतलब इनमें जाइलम एंड फोइलम ऊतक नहीं आए हैं, बस इसमें जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं विकसित हुई हैं। धन्यवाद।